थेट जाऊयात, देवेंद्र फडणवीस बोलतायत। ओबीसी समूह बनता है तो एक प्रेशर ग्रुप है कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है। अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर हम मुस्लिम एसटी की बात करें तो 54 अलग अलग आदिवासी समुदाय का मिलकर एसटी प्रवर्ग बनता है। देयर आर 54 कास्ट और एंड सब कास्ट। अब इनको अगर अलग कर दे तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं रहते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो नाम का जो एक समुदाय तैयार किया है, इस समुदाय की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये लोग भारत जोड़ो नहीं है, भारत को समाजों में बांटो और उसके बाद भारत को तोड़ो। और वो तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं। क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। पर आपकी पार्टी भी कहते जो राम को लेके आए हम उन्हें ले आएंगे। तो गाना है। और क्या, देखिए, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहने में कोई गलत नहीं। लेकिन इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए, जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के। क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं। उसमें से एक मांग उसमें से है, 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। तो आपने जब कहा कि जैसे ये मांग है, इसको लीगली लड़ सकते हैं ना। आपने धर्म युद्ध कहा कि अब इसको वोट जिहाद का अगर सामना करना पड़ेगा तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध जो है वो बांटने की धर्म युद्ध की संकल्पना हमारे यहाँ क्या है? धर्म युद्ध की संकल्पना यह है कि यतो धर्मा ततो जया। ये धर्म युद्ध है हमारे यहाँ। जहां सत्य है वहां विजय है। ये असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्य की लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। ये धर्म युद्ध है हमारा।
कोई नहीं आया है तो उसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा, वही लोग दे पाएंगे। पर आपके सहकर्मी हैं, वो आपके साथ होना चाहिए था ना। अब वो क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे। क्या आपने मना किया उनसे? नहीं, हमने मना नहीं किया, नवाब मलिक को मना किया? हमने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनको निमंत्रण ही नहीं था। पर जब आपके साथ हैं वो, तो फिर निमंत्रण अगर ना भी दें तो भी आना चाहिए। नहीं आ सकते ना भाई, पीएम का स्टेज है, बिना निमंत्रण के आएंगे तो बहिरंग लौटा दिया जाएगा। आपके बहुत सारे जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए तो इट वाज त्याग, कहते हैं वो, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आप राजी हुए, तो एक किस्म का त्याग था। दूसरा मैं सवाल पूछूंगी कि जब 2024 का चुनाव हुआ और रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए तो कहा जाता है कि आप रिजाइन करने के लिए भी तैयार थे, आप पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी तैयार थे। तो ये दो झटके जो आपको मिले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहली बात तो जो आपने कही उसमें मेरा इतना ही कहना था उस समय, चूंकि मैं तो पहले दिन से ये जानता था कि हम लोग शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि भाई उद्धव जी के साथ जो हमारा हुआ वो सत्ता के लिए नहीं हुआ। उन्होंने गलत बात कही, उनको कोई हमने वादा नहीं किया था, सत्ता के लिए वो गए, इसलिए हमने पहले तय किया था कि एकनाथ शिंदे जी बनेंगे। हाँ, उस समय मैंने ये जरूर कहा था पार्टी को कि देखिए, अगर मैं इस सरकार में जाता हूं तो लोगों को लगेगा कि भाई ये पद के लिए इतना लालची आदमी है कि 5 साल चीफ मिनिस्टर रहा और वापस किसी पद पर जा रहा है, इसलिए मुझे बाहर रहने दीजिए। मेरी पार्टी ने मंजूर भी किया था, लेकिन बाद में जब शपथ विधि का समय आया उस समय मुझे मेरे नेताओं ने यह कहा कि देखिए, सरकार तो अंदर से चलती है और अभी ये बहुत फ्रेजाइल सरकार है, बिल्कुल नई पार्टी इनकी आई हुई है, अपनी पार्टी इनके साथ जुड़ी हुई है, कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं। ऐसे समय किसी एक्सपीरियंस्ड आदमी का सरकार में होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सरकार में जाइए। तो मैंने अपना सम्मान समझा और मैं सरकार में चला गया। और जहां तक चुनाव का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव में मैंने इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नरेटिव बन रहा है, संविधान बदल दो, आरक्षण चला जाएगा, ये सारे इन चीजों का मैं आकलन नहीं कर पाया। एक नेता के रूप में मैंने आकलन करना चाहिए था और उसी समय एक काउंटर नरेटिव देने की सिस्टम तैयार करनी चाहिए थी। जिस समय मुझे ये ध्यान में आया कि ये नरेटिव तैयार हो रहा है और एक ये भारत जोड़ो नाम की ये जो फोर्सेस है, देखिए हमारी लड़ाई तो कोई कांग्रेस से नहीं हुई, लोकसभा में महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई फोर्सेस के साथ हुई। ये फोर्सेस एनार्किस्ट फोर्सेस है, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस है भारत जोड़ो में। भारत जोड़ो के 180 में से 140 संगठन महाराष्ट्र में है। तो इनके साथ जब मेरे ये ध्यान में आया कि भाई ये लोग तो, हम तो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो फोर्सेस अलग लड़ाई लड़ रही है, ये तो लोगों का विश्वास कैसे समाप्त हो, भारत की संस्थाओं पर कैसे समाप्त हो, डेमोक्रेसी में कैसे समाप्त हो, इस प्रकार की बातें रोपित कर रही है। उस समय तक देरी बहुत हो चुकी थी, उस नैरेटिव को काउंटर करने का कोई एपरेटस मैंने या हमारी पार्टी ने तैयार नहीं किया था, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो मुझे इस चीज का बहुत दुख था कि मेरे बाजू मध्य प्रदेश है, वहां पर 29 में से 29 सीटें आती है, मेरे दूसरे बाजू गुजरात है, वहां पूरी सीटें आती है, छत्तीसगढ़ है, वहां पूरी सीटें आती है, तेलंगाना है, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट आता है, और महाराष्ट्र इतने बुरी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं। हालांकि हमारे वोट परसेंटेज में कम नहीं हुआ, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया, सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जिम्मेदारी मैंने लेनी चाहिए और इसलिए मैंने जिम्मेदारी ली। लेकिन ये मेरी पार्टी की भी महानता है कि मेरी पार्टी ने मुझे कहा कि देखिए, ऐसे एक हार से कुछ होता नहीं है, लड़ना पड़ता है, आप ही कमान संभालिए। और विधानसभा की पूरी कमान वापस मेरी पार्टी ने मेरे हाथ में दी, तो मेरी पार्टी का बड़प्पन है। पर जो ऑपोजिशन है वो जब वो कह रहे थे कि साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद बीजेपी का पुअर परफॉर्मेंस रहा, आप कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पर वो सिस्टम्स के बारे में कह रहे थे कि इंडियन सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कह रही है कि कोलैप्स हुआ है। तो क्या आप समझते हैं कि
बीजेपी ने काफी काम कर लिया है, क्योंकि 3-4 महीने ही तो हुए हैं। देखिए, हमने बिल्कुल नरेटिव के खिलाफ काउंटर नरेटिव खड़ा कर दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि हमने हमारे विचार परिवार की जो संगठनाएं हैं, उन संगठनाओं से संपर्क किया। हमने उनको कहा कि आपको राजनीति से कोई लेन देन नहीं है, आप चुनाव में भी उतरते नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिए, एनार्किस्ट फोर्सेस अगर देश में एनार्की फैला रहे, महाराष्ट्र में एनार्की फैला रहे, तो नेशनलिस्ट फोर्सेस को आगे आना पड़ेगा। और ये जो एनार्किस्ट फोर्सेस है, इनकी जितनी पैठ है उससे ज्यादा हमारे विचार परिवार के संगठनों की पैठ है। वो राजनीति में आते नहीं है। देखिए, ये लोग अगर एक प्रकार से आप क्या आरएसएस की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं? हमारा विचार परिवार मतलब आरएसएस ही है। आरएसएस के विचारों से काम करने वाली, आरएसएस नहीं, आरएसएस के विचारों से काम करने वाली अलग अलग संगठनाएं। कोई मजदूरों के क्षेत्र में काम करती है, कोई हिस्ट्री के क्षेत्र में काम करती है, कोई प्राध्यापकों के क्षेत्र में काम करती है, कोई तरुणों के क्षेत्र में काम करती है। ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में, समाज के सभी क्षेत्रों में जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है, हमने उनको ये अपील की कि फोर्सेस, ये कांग्रेस से लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, ये कांग्रेस की ताकत भी नहीं है हमारे साथ लड़ ले। ये तो कांग्रेस ने फोर्सेस को सामने किया है, और पॉलिटिकल पार्टी फोर्सेस के साथ लड़ाई नहीं कर सकती है, क्योंकि फोर्सेस का कोई एक प्रकार से चेहरा नहीं होता है। इसलिए हमने उनको कहा, और मैं ऐसा मानता हूं, नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो हमारे साथ है, और सारे क्षेत्रों में इन फोर्सेस के कारण एनार्किस्ट फोर्सेस का जो नैरेटिव है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब वो नैरेटिव नहीं रहा। देवेंद्र जी, आपने नेबरिंग स्टेट्स के बारे में जिक्र किया, चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो। अब उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है कि जो सारे बिजनेसेस हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जा रहे हैं, और एक बर्लिन वॉल खड़ा हो गया है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मुझे मतलब ये प्रश्न होता है कि इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कहां से आता है इन लोगों में। नहीं, वो कह रहे थे गडकरी जी जो है रोड नहीं बना रहे, मुंबई गोवा वाला रोड। बात सुन लीजिए, 2014 से 19 में मुख्यमंत्री था। 14 से 19 निवेश में, एफडीआई में महाराष्ट्र नंबर 1 था। 2019 में मुख्यमंत्री उद्धव जी बने। 2020 में 20-21 में नंबर 1 रहा, 20 में नंबर 1 हुआ कर्नाटका। महाराष्ट्र गया चौथे नंबर पर। फिर 2021 में पहले नंबर पर आया गुजरात, महाराष्ट्र गया चौथे नंबर पर। और जैसे ही हमारी सरकार आई, नई सरकार, वापस महाराष्ट्र नंबर 1 हुआ। 22 में भी, 23 में भी, और 24 में यह स्थिति है कि 24 में अभी जो आरबीआई ने रिपोर्ट जाहिर किया है, देश में जो निवेश आया उसका 52% निवेश ये महाराष्ट्र में आया है। कोई मुकाबला ही नहीं है गुजरात का, कोई मुकाबला नहीं कर्नाटक का। 52% किसे कहते हैं? पूरा देश है 48% में, और 52% में महाराष्ट्र है। मैं तो ये कहता हूं, गुजरात कितना फॉर्चुनेट है, उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। उनके लिए महाविकास आघाड़ी एडवर्टीजमेंट करती है, रोज कहते हैं गुजरात जा रहा है, गुजरात जा रहा है। हमारे यहाँ जो निवेशक आने वाला है उसको भी लगता होगा, कह रहे महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ है, गुजरात जाना चाहिए। ये तो गुजरात के एम्बेसडर बन गए, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, नाना पटोले जी। गुजरात का जितना गुणगान ये करते हैं ना, उतना गुणगान कोई नहीं करता है। राहुल गांधी ने अभी हाल ही में एक स्पीच में कहा कि इंडस्ट्रीज जो सब गुजरात जा रही हैं उसकी वजह से महाराष्ट्र के जो युवा हैं, खासकर ट्राइबल युवा वगैरह, वो बंधुआ मजदूर बन के बाकी राज्यों में जाना पड़ेगा उन्हें। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, राहुल जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है, अरे वहां देखिए ना कितना निवेश आ रहा है। गया ना उसका नंबर नीचे। हमारी सरकार थी तब तक ऊपर था, अब नीचे चला गया। आपकी एक तो परफॉर्मिंग गवर्नमेंट दिखाइए, नॉट अ सिंगल परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। आज ही हिमाचल प्रदेश की उनकी सरकार ने नियम निकाल दिया, 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये उनकी अवस्था है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, महाराष्ट्र में कर्नाटक के विज्ञापन छाप रहे। महाराष्ट्र के नेता उनके इतने फेल है कि उनका फोटो भी नहीं छाप सकते वो।
कांग्रेस के एडवर्टीजमेंट में महाराष्ट्र के नेताओं का न फोटो है न जिक्र है। कर्नाटक के और तेलंगाना के एडवर्टीजमेंट यहाँ छाप रहे हैं। अरे भाई, कर्नाटक और तेलंगाना के एडवर्टीजमेंट छाप के महाराष्ट्र के बच्चों को कोई नौकरी मिलने वाली है? आप उनको तेलंगाना में देने वाले हो या कर्नाटक में देने वाले हो? राहुल गांधी बेसिर पैर बातें करते हैं, उनकी पार्टी में उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आप भी मत लीजिए, छोड़ दीजिए। कांग्रेस जो है वो रूरल एरियाज में, महाराष्ट्र में रूरल एरियाज में ज्यादा जा रही है और कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आ रहा है कि महायुति को एक अर्बन सेंट्रिक पार्टी यूनिट माना जा रहा है और महाविकास आघाड़ी जो है वो कंसंट्रेट कर रही है रूरल एरिया में, क्योंकि फार्म डिस्ट्रेस है, रूरल डिस्ट्रेस है, फार्मर सुइसाइड्स है। सोयाबीन को ले लीजिए या फिर प्याज के फार्मर्स को ले लीजिए, पेस्टिसाइड्स की जो है वो उसकी कमी हो रही है। तो महाविकास आघाड़ी उस पर कंसंट्रेट कर रही है। देखिए, महाविकास आघाड़ी लगातार ये नैरेटिव तैयार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्यों नहीं तैयार हो पा रहा? ये बात सही है कि पिछले खरीफ में कॉटन यानी कपास और सोयाबीन, इसकी मार्केट प्राइस एमएसपी से नीचे गई। हमने निर्णय किया कि हम लोग भावांतर योजना लाएंगे, उनको मदद करेंगे। अनफॉर्चुनेटली लोकसभा का चुनाव आया और इसलिए हम पैसा डिसबर्स नहीं कर पाए। जैसे ही लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, हमने 4,000 करोड़ रुपया कॉटन और सोयाबीन के किसानों को प्राइस डिफरेंस के पे कर दिए। आज किसान ट्रैक रिकॉर्ड हमारा देख रहा है और हमने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक हमारी प्राइस डिफरेंस की भावांतर की योजना चलेगी। जिस साल इंटरनेशनल कंडीशंस के कारण कॉटन और सोयाबीन के रेट्स एमएसपी से नीचे जाएंगे, जो डिफरेंस होगा वो राज्य की सरकार सीधे खातों में देगी, किसानों के खातों में चला गया। दूसरा, हमने किसानों को बिजली का बिल माफ कर दिया। आज अगर आप किसानों का बिल देखेंगे तो उन्होंने कितनी बिजली खपत की, उसके लिए कितना बिल उनके लिए रेज हुआ, उसमें से सरकार ने कितना भर दिया, ये पूरा विवरण उनके पास जाता है और उनसे वसूली 000 है। तो किसान इस बात से बहुत खुश है कि बिजली का बिल उनको नहीं भरना पड़ रहा है। और साथ साथ महाराष्ट्र पहला राज्य है जिस राज्य ने अभी अपनी अलग सेपरेट खेती के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, किसानों के लिए बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तैयार की। 14,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं। सोलर में 2,000 मेगावाट के पूरे हुए, 18 महीने में ये पूरे हो जाएंगे और इसके बाद हम 365 दिन हमारे किसानों को 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। हालांकि किसान 12 घंटे मांगता है और दिन में मांगता है, वो पूरी 12 घंटे दिन की बिजली हम उनको दे पाएंगे। और ये जो हमने निर्णय लिया है, इसका हमको फायदा ये हुआ, 8 रुपए में बिजली हमको मिलती थी, ₹1.25 किसान से लेते थे, बाकी सब्सिडी देनी पड़ती थी। अब हमको 3 रुपए में बिजली पड़ेगी, तो हमारे 15,000 करोड़ रुपए बचेंगे। तो वो तो जीएसटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से जीएसटी हटाने की बात मांग भी कर रहे हैं फार्मर्स। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी नहीं है। जीएसटी प्रोड्यूस के ऊपर नहीं है उसके ऊपर। जीएसटी कहाँ है? तो जीएसटी खादों पर जीएसटी है, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र की सरकार उस पर कितनी सब्सिडी देती है, जितनी जीएसटी है उससे 10 गुना तो सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। लेकिन महाराष्ट्र में हमने निर्णय किया कि किसानों को और फायदा देने के लिए एसजीएसटी जो खादों पर लगता है वो हम उनको वापस करने वाले। जब आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जब आप लड़की बहन, जब आप प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो यू आर डूइंग गुड, लेकिन जब कांग्रेस करती है तो उन्हें रेवड़ी कहा जाता है, ऐसे क्यों? नहीं, देखिए, हमने जो काम किया, हमने हमारे बजट में रहकर काम किया है। और हमने, जैसे मैंने मसलन आपको बताया कि केवल हमने बिजली मुफ्त नहीं कर दी, हमने उसके ऊपर वर्किंग करके हमने 14,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा तैयार की है। हमको मुफ्त की बिजली देने के लिए 14,000 करोड़ रुपए लगता है साल में। सरकार आई तो हमने वापस दे दिया। अब आप ये बात करते हो कि तो चलिए, अगर हम लोग कोई गलत कर रहे हैं
तो जिसको आप मदद करना चाहते हैं या दूसरी पार्टी अपोजिशन पार्टी है, एमवीए के घटक है, उनको बोलिए कि वो राइटिंग में आपको दे दे, कम से कम जुबानी बोल दे। अभी एमवीए का घोषणा पत्र आया, मराठा शब्द ही नहीं है, रिजर्वेशन की बात ही उन्होंने नहीं की। और जहां तक मनोज जरांगे पाटिल का सवाल है या उन्होंने मेरे बारे में जो बातें की, तो मैंने ये कहा और आपको वापस कह देता हूं, मेरे में बहुत पेशेंस है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं शिव जी का भक्त हूं, कितना भी हलाल आए उसको पचाने की मेरी ताकत है। इसलिए इतने विष प्रयोग, विषैले शब्दों के प्रयोग महाविकास आघाड़ी ने मेरे खिलाफ किए, कई लोगों ने किए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता हूं। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता का विश्वास मेरे साथ है। मनोज जरांगे, इन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही थी, उन्होंने सीटें डिक्लेयर की थी, फिर चुनाव नहीं लड़ूंगा कहा। लड़ना ये भी लोकतंत्र में उनका अधिकार है, नहीं लड़ना ये भी लोकतंत्र में उनका अधिकार है। आज उन्होंने कोई पॉलिटिकल भूमिका नहीं ली है। वो जब तक पॉलिटिकल भूमिका नहीं लेंगे तब तक मैं इस मसले में कुछ नहीं बोलूंगा। वो अगर पॉलिटिकल भूमिका लेंगे तो फिर मैं उचित जवाब दूंगा। आप पेशेंस की बात करते हैं तो राज ठाकरे ने भी ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ही उनमें ही काबिलियत है महाराष्ट्र को लीड करने के लिए। देखिए, राज ठाकरे हमारे मित्र भी हैं और आइडियोलॉजिकली जब से उन्होंने हिंदुत्व स्वीकारा है तो हमारे करीब आए हैं। और लोकसभा के चुनाव में बिना किसी शर्त के उन्होंने मोदी जी को एक प्रकार से एंडोर्स किया। अब विधानसभा के चुनाव में भले ही उनकी और हमारी आइडियोलॉजी सेम हो, लेकिन उनको उनकी पार्टी चलानी है, इसलिए उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए। हमारे खिलाफ 70 कैंडिडेट्स लड़ा रहे हैं वो। हाँ। 70 कैंडिडेट हमारे खिलाफ है, 100 से ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए। वो उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं। पर क्यों वो महायुति में क्यों नहीं है? नहीं, क्योंकि महायुति में स्पेस नहीं है। हम 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों में ही सीटों का बंटवारा करते करते हम लोगों को काफी समय लगा। चौथी पार्टी की स्पेस नहीं है और उनको उनकी पार्टी चलानी है, वो चला रहे। हाँ, जहां तक उनकी शुभकामनाओं का सवाल है तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोई अच्छी बात मेरे बारे में कही, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि वो जो कह रहे हैं ये बात सही नहीं है। सही बात यही है कि हमारे 3 नेता मिलकर ही तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। सीटों के बारे में जब बात करी थी तो उन्होंने भी परिवार की पॉलिटिक्स के बारे में, उन्होंने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ कहा है। तो आदित्य ठाकरे ने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आ सकते, उनके बीच कभी समझौता नहीं हो सकता। आदित्य ठाकरे अब कहते हैं कि शिंदे जो हैं, ही इज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ अडानी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या को लेकर कोई इज देयर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन द महायुति, और क्या धारावी प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में रीथिंक होगा? देखिए, ये लगातार शिवसेना की पॉलिसी रही है कि सत्ता के बाहर रहो तो अपोज करो, सत्ता में आओ तो उसी चीज को एंडोर्स करो। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रिफाइनरी आने वाली थी, उस रिफाइनरी को विरोध करके कैंसिल करवाया और फिर मुख्यमंत्री बने तो लेटर भेजा कि हमारे यहां रिफाइनरी कीजिए। ये जो धारावी का प्रोजेक्ट है, धारावी के प्रोजेक्ट में मैंने रेलवे की लैंड लाई, इसका सारी चीजें की, इसका टेंडर निकाला, मैंने टेंडर अलॉट किया। उस समय अडानी जी तो नहीं थे। उस टेंडर को कैंसिल करके नए टेंडर की सारी कंडीशंस उद्धव जी ने तैयार की, उनकी कैबिनेट ने मंजूर की। इसमें से कोई कंडीशन हमारे सरकार ने नहीं मंजूर की है। टेंडर डॉक्यूमेंट, टेंडर कंडीशन उन्होंने मंजूर की। उस कंडीशन के आधार पर यह टेंडर निकला। इसमें सक्सेसफुल बिडर अडानी बने तो अडानी को गया। लेकिन यह प्रोजेक्ट अडानी कंपनी को नहीं मिला है, ये डीआरपी को मिला है, जिस डीआरपी में हमारी हिस्सेदारी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अ स्टेक होल्डर इन डीआरपी एंड एवरीथिंग इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द डीआरपी। तो अडानी को दे दिया, अडानी को दे दिया। एक तो ये सबसे गलत है। दूसरा,
इन्होंने जो टेंडर कंडीशन रखी थी उसमें एक ही चेंज हमने किया। इनके टेंडर कंडीशन में टीडीआर पर कोई कैप नहीं था। कोई भी सक्सेसफुल बिडर मुंबई का टीडीआर किंग और मोनोपोलाई तैयार कर सकता था। हम लोगों ने कहा नहीं चलेगी मोनोपोली, हमने उस पर कैप लगा दी और टीडीआर की मोनोपोली समाप्त कर दी। तो जब आप टेंडर कंडीशन तैयार करते हो तो बहुत अच्छा है, आपकी कैबिनेट मंजूरी देती है तो बहुत अच्छा है। टेंडर आपके ही समय निकला, हमारे समय तो सबमिशन हुआ, बहुत सक्सेसफुल बिडर हुए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके समय भी अगर ये टेंडर में अडानी सक्सेसफुल बिडर होते तो किसी दूसरे को देते क्या? क्या अडानी के साथ उनकी मीटिंगें नहीं हुई? शरद पवार जी कहते हैं कि वो मीटिंग में जाते थे, उनसे मिलते थे, सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं। नहीं, शर्म क्या है? देखिए, सवाल यह है कि अगर अडानी आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपके जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आपने उनको क्यों? आप अनड्यू फेवर मत कीजिए। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अनड्यू फेवर करना है गलत है। हम इंडस्ट्री वालों से मिलेंगे नहीं, ये कौन सी बात है? और अभी तो शिवसेना के संजय राउत ने कह दिया कि सारे व्यापारी चोर है। अरे भाई, आपका जीडीपी जिनके माध्यम से आता है, जो आपके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको चोर कह देते हो और पीछे से उनसे ही मिलते हो। ये कौन सी राजनीति है? अंत में सिर्फ यही पूछूंगी, 288 सीट्स में से कितने सीट्स आप कहते हैं? मेजॉरिटी। सिर्फ मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, कोई नंबर नहीं? नंबर नहीं कहूंगा, मेजॉरिटी कहता हूं। चलिए, शुभकामनाएं Thank you, आपको। thank you, धन्यवाद। थैंक यू।